we are all here together with a unified message that more violence is not the answer, that all civilian life is deserving of protection, and that includes the lives of the Palestinian civilians in Gaza. And that is why we are all here standing together calling for an immediate ceasefire, for an immediate lifting of the blockade on Gaza, and for a return to a peace process, and for a return to a true, serious approach to resolving the existing grievances of the Palestinian people. Without the international community standing by its existing commitments to the resolution of the Palestinian situation, we will never see a just peace. And without that, we cannot have true security in our region. We are all of one message on this, and we hope that the international community will come together to support those ideals. गाज़ा में अभी जंग इस वक्त जारी है और वहाँ के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। अब तक कैजुअल्टीज दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और जो इमारतें गिर रही हैं इसराइल की बमबारी से, वो सीन बहुत ही खौफनाक है। अब तक जो जानकारी है 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक जो गाज़ा में मौतें हुई है उनकी तादाद पहले आपको बता दें, ये 5,926 मौतें हैं, जिनमें 2,420 बच्चे हैं और 1,323 औरतें शामिल हैं। टोटल जो जख्मियों की तादाद है वो 16,124 है। यहाँ जो वीडियोज़ आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब उनको आप देखेंगे तो वो बहुत ही दर्दनाक और ख़ौफनाक है, क्योंकि हम उनको दिखा नहीं सकते हैं। यूट्यूब की बहुत सारी पाबंदियाँ रहती हैं, गाइडलाइंस रहती हैं और वो वीडियोज़ नहीं दिखाए जा सकते हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, एक्स पर मौजूद हैं। फेसबुक ने तो फ़लस्तीन के जितने भी अकाउंट्स थे वो सब सस्पेंड कर दिए। फ़लस्तीन के बारे में ख़बर लिखने पर या भारत में आरएसएस के बारे में कोई या मोदी सरकार के बारे में कोई खबर जो नेगेटिव खबर हो, उसको मेटा यानी फेसबुक से फ़ौरन ऑटो डिलीट कर दिया था। आप पोस्ट ही नहीं कर सकते हैं उसे। पोस्ट करेंगे इधर पोस्ट किया जाएगा, उधर आपको पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। अब कुछ अपडेट्स हैं इस खबर को लेकर के, वो बताना चाहेंगे। लेबनान के हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन के दो संगठन जिसमें हमास और जिहाद इस्लामी, इन तीनों के बीच वार्ता हुई है। इनके जो हेड्स हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, ज़ियाद नुखाला और सालेह अल अरूरी, सालेह अल अरूरी, इन तीनों के दरमियान आपस में बैठ कर के बातचीत हुई है। तीनों मशवरे हुए हैं और तय ये हुआ है कि गाज़ा की वर्तमान जो स्थिति है उस पर हम रोज़ाना समीक्षा करेंगे इसकी। इसको बहुत गंभीरता से, गाज़ा की जो जंग है इस वक्त मौजूद है, इसको बहुत गंभीरता से तीनों लीडर्स ने लिया है। तीनों ने गाज़ा की वर्तमान स्थिति की रोज़ाना समीक्षा, दैनिक समीक्षा पर बल दिया है। हिजबुल्लाह, हमास और जिहाद इस्लामी ने गाज़ा में प्रतिरोध की निश्चित विजय के मार्गों के साथ ही योनियों के आक्रमणों को रुकवाने के बारे में काफ़ी देर तक बातचीत की। हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने इस संगठन के मीडिया विभाग को पत्र भेजकर कहा है कि अल-अक्सा तूफ़ान में 17 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वालों को अब से कुद्दूस के शहीदों के नाम से पुकारा जाएगा। वहीं सऊदी अरब इस जंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है और अरब के जो और भी देश हैं वो इस पर बहुत सख्ती के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर से कतर है, यूएई है और दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तरफ से बहुत सख्ती के साथ
बयान आ रहे हैं। कतर के अमीर ने बयान जारी किया और वो बड़ा बयान है उनका, टेलीविज़न पर उनका वीडियो भी मौजूद है और बड़े बयान के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त गाज़ा के अंदर वो अब लिमिट से बाहर जा चुका है और इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जंग फ़ौरन रोकना चाहिए। UN से और वर्ल्ड सोसाइटी से उन्होंने अपील की है कि वो इसराइल को, और सीधे सीधे उन्होंने अमेरिका से कहा है कि आप इस जंग को रोकें, आप रोक सकते हैं, आप इस जंग को रोकें, इसराइल से बात करें और इसमें हीले बहाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप दखल दें। ये अमेरिका से बोला गया है, कतर अमीर की तरफ से। वहीं सऊदी अरब ने इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, गुटेरेस जो उसके महासचिव हैं, ने अपनी दोहरी नीतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का कहना है कि गाज़ा संकट के समाधान में सुरक्षा परिषद पूरी तरह से अक्षम रहा है। ये रिपोर्ट अल जज़ीरा के मुताबिक है। फैसल बिन फरहान ने कहा कि निर्दोष लोगों पर हमलों का सऊदी अरब खुलकर विरोध करता है। उन्होंने निर्दोष लोगों के रक्तपात को तत्काल रोकने की मांग की। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि संकटों पर सुरक्षा परिषद की खामोशी स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आने वाले लगातार कई संकटों पर सुरक्षा परिषद को इस मौन की कीमत चुकानी होगी। फैसल बिन फरहान के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की डबल स्टैंडर्ड की नीति के खतरनाक नतीजे सामने आएंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री कहते हैं कि जहां पर गाज़ा संकट के समाधान में सुरक्षा परिषद अक्षम दिखाई दे रही है, वहीं फ़लस्तीनी संकट के समाधान में विलंब की जिम्मेदारी भी इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आती है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन बमबारी के साए में ज़िंदगी गुजारने, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मौन उनको अधिक दुखी कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अपने मिस्री और जॉर्डन के समकक्षों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लेकर गाज़ा में हमलों को तत्काल रुकवाने और संकट के जल्दी से जल्दी हल की मांग की। ईरान, जैसा हम बता रहे हैं कि सऊदी अरब और अरब के दूसरे मुल्क ईरान इस बार चीन की कोशिशों से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो दोस्ती हुई अब से 6 महीने पहले, उसके नतीजे हैं कि ईरान और सऊदी अरब इस मौके पर एक लाइन पर हैं और एक सुर में बोल रहे हैं। अरब के देशों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इसराइल के लोगों के साथ भी, क्योंकि वो भी अरबी मूल के हैं, एक ही नस्ल है, इसलिए वो थोड़ा सा हमदर्दी रखते हैं उधर से। लेकिन इस बार जो कुछ गाज़ा में इसराइल की तरफ से हुआ है, किसी ने भी हमास के हमलों को जो 7 अक्टूबर को हुए थे उसको अच्छा नहीं बताया है। ईरान की तरफ से हो या किसी ने भी अरब मुल्कों से या बाकी दुनिया से, उन्होंने उसके एक तरह से कंडेम भी किया कि ये जो कुछ हुआ है, जान माल का नुकसान इसराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं हमास की तरफ से, कंडेम किया सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने। इसके बावजूद इसराइल की तरफ से जो जवाब नहीं, बदले की कार्रवाई, क्योंकि वहाँ जवाब तो नहीं हो रहे हैं, वहाँ बदले लिए जा रहे हैं। बदले की जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही खौफनाक है और इसराइल फ़लस्तीन को इस बार ख़त्म कर देना चाहता है। उसने वेस्ट बैंक से में जंग शुरू कर रखी है। गाज़ा पट्टी पर थी, गाज़ा पट्टी में उसने बड़ी कोशिश की या तरकीब अप्लाई की कि पहले नॉर्थ गाज़ा को खाली कराने के लिए अल्टीमेटम दिया कि नॉर्थ गाज़ा खाली करके आप साउथ ऑफ गाज़ा में चले जाएं। जब लोग साउथ में चले गए तो फिर उसने साउथ के इलाके में बमबारी की, जहाँ जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। उसने वेस्ट बैंक के इलाके में बमबारी की। गाज़ा में शिया मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है और वेस्ट बैंक में अरब मुल्क के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है।
अब जब वेस्ट बैंक में भी उसने ये हरकतें की हैं तो उसके बाद से पूरे अरब में गुस्सा है इसराइल को लेकर के। गाजा युद्ध को लेकर के ईरान की जो नीति है वो बहुत साफ है। ईरान वेट एंड वॉच कर रहा है, ईरान एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है और अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। अल्टीमेटली अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं यहाँ पर तो उसमें ईरान के ऊपर ही सारी की सारी जो बात है वो ईरान के ऊपर आएगी कि ये सब कुछ ईरान करा रहा है, ईरान ने करवाया है इसमें। इसीलिए ईरान अपनी जंग की तैयारी भी किए हुए है और वो इसराइल को घेरने का भी पूरा बंदोबस्त उसने किया हुआ है। यहाँ एक अपडेट, बहुत ख़ास रिपोर्ट है, ये ख़ास जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तैयारी इस बात की चल रही है फ़लस्तीन के संगठनों की तरफ से और जो होती है और हिजबुल्लाह है और बाकी जो भी जंग में शामिल संगठन है उनकी तरफ से कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिंदा इसराइल के अंदर से उठा लिया जाए। और ये मुमकिन है, नामुमकिन चीज़ें होती नहीं, नामुमकिन है नहीं। नेतन्याहू को उठाने की तैयारी चल रही है, ये बिल्कुल हम आपको पुख्ता खबर बता रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसराइल का जो भी कुछ उसका बना हुआ था या इसराइल के कुछ मिनिस्टर्स को अबडक्ट कर लिया जाता है तो फिर इसराइल के को लेकर के जो दुनिया में एक तासुर बना हुआ है कि वो बिल्कुल ऐसा है और वैसा है, वो तमाम चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और हमास या फ़लस्तीन को फिर कोई रोक नहीं सकता। किसी भी सूरत में फ़लस्तीन अपना हक हासिल करके रहेंगे। जिस लेवल का हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, वो बिल्कुल एक चौंका देने वाली चीज़ थी। अब एक सरप्राइज और हो सकता है जो भी हमने बताया। इसके अलावा गाजा में घुसने की कोशिश की थी अभी इसराइल की सेना ने, वो अपने बुलडोज़र, टैंक और आर्मी के कुछ लोगों को लेकर के दाखिल हुए थे। शायद टेस्ट लेकर के देख रहे थे कि हमास कितना एक्टिव है। जैसे ही उन्होंने सरहद पार करके अंदर जाने की कोशिश की, हमास की तरफ से एंटी टैंक मिसाइल से हमले किए गए और उसमें 2 टैंक उनके वहाँ पर ध्वस्त हो गए, खाक हो गए। कई सारे सैनिक इसराइल के जख्मी हुए, एक की मौत हुई। और ये सीन देख करके, हमास का हमला देख करके इसराइल के जो भी सैनिक गए थे वो अपना सारा साजो सामान छोड़ करके और उल्टे पांव पे वापस भाग आए। वो अपने टैंक भी वापस नहीं लाए और जो बुलडोज़र वगैरह लेकर के गए थे उन सबको भी वहीं छोड़ाए। गाजा में जो ज़मीनी ऑपरेशन को शुरू करने की बात थी, इसराइल ने पूरी तैयारी की है। सारे टैंक्स वगैरह और जो उसकी आर्मी है वो उसने डिप्लॉय की है, सैनिक वहाँ तैनात हैं। अमेरिका नहीं चाहता है कि ज़मीनी कार्रवाई हो। अमेरिका को समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इसराइल को मुँह की खानी पड़े और उसमें फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएं। जिस तरह से शिकस्त 7 अक्टूबर को दी हमास ने, उसी तरह से अगर शिकस्त गाजा में एंट्री के वक्त इसराइल को हो गई तब फिर इसराइल के लिए कुछ नहीं बचेगा और जो दुनिया से उसको मदद मिलती है वो मदद भी उस तरीके से नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक तैयारी और चल रही है जो बड़ा सरप्राइज होगा पूरी दुनिया के लिए। अगर गाजा में एंट्री होती है इसराइल की, उस सूरत में अंदर से फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमास उसमें होगा, उसमें जिहाद इस्लामी के साथ साथ फतेह और हमास और जो बाकी ग्रुप्स हैं वो सब अंदर से कार्रवाई करेंगे और कम से कम 20,000 मिसाइल्स, रॉकेट्स
इसराइल के अलग अलग शहरों पे, अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग ठिकानों पर दागे जाएंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से 1 लाख के आसपास मिसाइल्स इसराइल के मुख्तलिफ़ शहरों पे, मुख्तलिफ़ गाँवों में, मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ पर, रेलवे स्टेशन पर, पावर स्टेशन पर और न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह पर दागे जाएंगे। हूती की तरफ से अलग से हमले होंगे और अंसारुल्लाह जो इराक का ग्रुप है उसकी तरफ से हमले होंगे। बहुत मुमकिन है कि सीरिया की तरफ से भी हमले हों। उस वक्त आप मान के चलें लाखों मिसाइल रॉकेट एक दिन में, एक वक्त पर, एक साथ इसराइल के अंदर आकर के गिरेंगे अगर ज़मीनी हमला होता है। इस तरह की तैयारी हो चुकी है और ये पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज़ होगा जो एक ही वक्त में इतना बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर होगा और इसराइल वहाँ संभल नहीं पाएगा। कोई सूरत नहीं है जो इसराइल समझ जाए अगर उसके ऊपर 50,000 रॉकेट्स भी एक वक्त में आकर के गिरते हैं। कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस जंग के दौरान एक बहुत बड़ा बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जोनी शासन को चेतावनी दी है कि तेल अवीव सरकार ने हमास के खिलाफ युद्ध में जो नीतियां अपनाई हैं उनमें कुछ के बिल्कुल उल्टे परिणाम निकल सकते हैं और जोनी शासन को दुनिया में मिलने वाला समर्थन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ओबामा ने कहा कि गाजा पट्टी के लिए पानी, ईंधन और खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई रोकने के नतीजों में फ़लस्तीनियों का स्टैंड कई नस्लों तक बहुत कठोर हो जाएगा और इसराइल को विश्व समुदाय से मिलने वाला समर्थन कमज़ोर पड़ जाएगा। ओबामा ने जोनी सरकार की विदेश नीति और युद्ध स्ट्रेटजी में भारी गलतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इसराइल की सैनिक रणनीति मानवीय जनों के नुकसान को पूरी तरह नज़रअंदाज करती रही है। इसके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गाजा पट्टी की पानी, बिजली और खाने की चीज़ों की सप्लाई रोकी है जिससे गाजा पट्टी में मानवीय त्रासदी तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही कई नस्लों तक फ़लस्तीनियों का स्टैंड इसराइल के बारे में बेहद सख्त हो जाएगा। ओबामा का कहना है कि सामाजिक रणनीति में जोनी शासन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए जिनमें आम नागरिकों की हत्याएं और उन्हें परेशानी में डालने से परहेज पर जोर दिया गया है। ओबामा ने कहा कि जोनी शासन की बमबारी में हज़ारों फ़लस्तीनी मारे गए हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं जबकि गाजा में लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। ओबामा ने हमास के हमलों की निंदा की और कहा कि इसराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन इस बीच जंग से आम नागरिकों को पहुंचने वाले नुकसान पर ध्यान देना ज़रूरी है। ओबामा ने यहाँ कहा कि गाजा पर ज़मीनी हमला करने से पहले इसराइल अच्छी तरह से सोच ले, इसके उल्टे नतीजे निकल सकते हैं। जो बात हम कह रहे थे कि अगर ज़मीन का हमला होगा तो वहाँ पर इसराइल की जीत के इम्कान जो हैं वो 5-10% हैं। 90% आप मान के चलें कि वहाँ पर फ़लस्तीन के जो संगठन हैं उनकी जीत होगी। नीचे की जो चीज़ें हैं जिसको अंडरग्राउंड कह सकते हैं वो किसी की जानकारी में नहीं है और इसमें नॉर्थ कोरिया, देखिए हमने एक रिपोर्ट में बताया था कि हमास के लोगों को या फ़लस्तीन के लोगों को ज़मीन के अंदर टनल्स, बेसमेंट बनाने की जानकारी कहाँ से मिली? वो मिली नॉर्थ कोरिया से। जब ये लोग नॉर्थ कोरिया ट्रेनिंग के लिए गए थे 2016-17 में, वहाँ इन्होंने पूरे शहर देखे नॉर्थ कोरिया में जहाँ लाखों की आबादी ज़मीन के अंदर रह रही है और ऊपर मैदान है। कोई समझ ही नहीं सकता कि ये नीचे शहर भी हैं। उन नीचे के शहरों में हर तरह की सहूलत मौजूद थी। वहाँ से देख करके फिर इन्होंने यहाँ पे अपना ये सारा का सारा तंत्र खड़ा किया। इनसे ही जानकारी हासिल करने के बाद ईरान ने अपने ज़मीन के अंदर सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ईरान में आपको ज़मीन के ऊपर आप नहीं मिलेंगे कारखाने जो हथियार बनाने के हैं।
हथियारों के डिपो आपके ज़मीन के ऊपर नहीं मिलेंगे, सब ज़मीन के नीचे बने हुए हैं। तो वो नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है, उससे ईरान ने भी फिर आगे के लिए अपनी तैयारी की। हमास के लड़ाकों की जो ट्रेनिंग है वो नॉर्थ कोरिया में हुई है, और नॉर्थ कोरिया दुनिया में एक अच्छा देश है जो मिलिट्री जो ट्रेनिंग देते हैं। पूरी की पूरी जो तैयारी थी अल-अक्सा स्ट्रॉम की, वो नॉर्थ कोरिया में सब कुछ हो चुकी थी। लेआउट वहाँ तैयार हो गया था, फाइनल अप्रूवल बाद में हुआ, और एक्शन 7 अक्टूबर को हुआ। जो फेलियर हुआ इसराइल का, वो इसलिए हुआ कि हमास के जिन लोगों को इस अल-अक्सा स्ट्रॉम में कार्रवाई करने के लिए सिलेक्ट किया गया था, वो सब नॉर्थ कोरिया में ट्रेनिंग लिए पहले, और ट्रेनिंग लेने के बाद किसी को भी पाबंदी लगा दी गई थी, किसी बारे में कोई बात नहीं करना अपने साथ वाले लोगों से भी। इसलिए इसकी कोई खबर, कोई जानकारी किसी एजेंसी को, चाहे वो अमेरिकन FBI हो या मोसाद या CIA वगैरह, कोई भी, किसी को भी नहीं हो सकती थी। ज़मीन के अंदर की जो दुनिया है हमास की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके बारे में किसी को अभी भी जानकारी नहीं है। ये वहाँ जाएंगे, जंग में उलझ जाएंगे, बड़ी जंग में फंस जाएंगे, और वहाँ पर इसराइल की भारी शिकस्त होगी। ज़मीन के ऊपर की जो जंगें, चूँकि फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं या फ़लस्तीन की जो हुकूमत है, महमूद अब्बास जिसके प्रेसिडेंट हैं, वहाँ एक भी प्लेन नहीं है उनके पास, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास। ऑन पेपर उनकी एयरफोर्स है, लेकिन अभी वो इब्तदाई मरहले में है, जहाँ सिर्फ तैयारियाँ चल रही हैं या कोशिश चल रही है कि कुछ बने आगे चल के, लेकिन अभी तक कोई एक भी जहाज़ उनके पास नहीं है। तो इसराइल के पास अमेरिका के दिए हुए जो खैरात, जिसको कहना चाहिए, तो इसराइल ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो खैरात पे पल रहा है। उसे यूरोप के मुल्कों से खैरात मिलती है, अमेरिका से खैरात मिलती है, उस पर वो पल रहे हैं ये लोग। तो अमेरिका से इसको F-16, F-35 और दूसरे जहाज़ वगैरह मिले हुए हैं, तो उनसे ये गोलाबारी करके ऊपर तो आसमानी तो जंग में ये फतह हासिल कर लेंगे, ज़मीन पर इनके पांव खड़ जाएंगे, बहुत जल्दी खड़ जाएंगे। बहुत मुमकिन है, ये भी थोड़ा सा हम आपको बता दें कि फ़लस्तीन के अंदर अब तक हमास की मदद के लिए चेचनिया और तालिबान से भी लड़ाके पहुंच चुके हों। लेबनान से सीधी टनल्स हैं जो गाज़ा पट्टी तक जाती हैं, इजिप्ट से सीधी टनल्स हैं जो गाज़ा पट्टी तक जाती हैं। उन रास्तों से आवाजाही होती है। तो ये आप मान के चले कि अब तक चेचनिया के जो रमज़ान कादरी हुए हैं, उनके कुछ सैनिक और तालिबान के कुछ लड़ाके वो गाज़ा पहुंच चुके हों, और दुनिया के सबसे सख्त जान, सबसे ख़तरनाक जंग लड़ने वाले ज़मीनी मोर्चों पर वो तालिबान है और चेचनिया के लोग हैं। पूरी दुनिया देख चुकी है, यूक्रेन की जंग में रमज़ान कादरियोव के सैनिकों ने मिट्टी ख़राब की हुई है यूक्रेन की। तालिबान ने एक वक्त में 54 मुल्कों को एक साथ में जंग लड़ी और उनको सबको हरा दिया। पूरी दुनिया एक तरफ थी, तालिबान अकेले थे। ये जंग अभी चलेगी आगे। जान के नुकसान जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक ही दिन के अंदर तकरीबन 900 लोगों को शहीद किया है बीती से एक रात और पहले इसराइल ने बमबारी करके। मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, बहाना बना रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर हमास के हाइड हाउस हैं और वहाँ से ये सुरंगों में जाने के इनके रास्ते हैं, इसलिए मस्जिदों को सीधे सीधे बमबारी हो रही है। कोई उसमें मसला नहीं है, मस्जिदों को निशाना बना करके।
रेफ्यूजी कैंप जिनमें वो रह रहे हैं उन कैंप्स पर भी हमले हो रहे हैं। जो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित जिनको चला रहा है उन कैंप्स पर हमले हो रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ और ये दुनिया भर के जो मुल्क हैं, यूरोप के मुल्क और अमेरिका, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और तमाम तरह की बात करते हैं, उस खामोशी के साथ सब देख रहे हैं। इसराइल को परमिशन दी हुई है कि तुम जो कुछ करना करते रहो। इसराइल फ़लस्तीन के लोगों को वहाँ से बेदखल कर देना चाहता है और ग्रेटर इसराइल जो उसका अपना ख्वाब है वो इस बार ग्रेटर इसराइल को अचीव कर लेना चाहता है। इस बीच अगर नेतन्याहू एबडक्ट हो जाता है या नेतन्याहू की गवर्नमेंट के 1-2 मिनिस्टर एबडक्ट हो जाते हैं तो ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। लेकिन जितना रायता फैलाओगे उतना फैलेगा। अब ये जंगें चलती रहेंगी, ये मजहबी जंगें हैं, ये कोई वैसी जंग नहीं है। अमेरिका ने जिस वक्त ट्विन टावर पे हमला हुआ था, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आकर के कहा था, दिस इज वॉर अगेंस्ट क्राइस्ट एंड इस्लामिक मुस्लिम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। अमेरिकी विदेश मंत्री 9 तारीख के हमले के बाद इजराइल पहुंचता है। वो एयरपोर्ट पर उतरते वक्त कहता है आई केम हियर एज ए जीव। वो नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वहाँ कहता है आई एम ए जीव। तो ये मजहबी जंगें हैं और जब मजहबों का टकराव होता है तो वहाँ पर टकराव में फिर वो पक्ष जो खुदा से निस्बत रखता है वो हारता कभी नहीं है। जो तौहीद पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, वो हारता नहीं है। जो दीन इस्लाम पर कायम रहता है वो हारता नहीं है। तो यहूदी इसराइल को ये समझना चाहिए कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। हाँ, मारते रहेंगे लोगों को, मरते रहेंगे, फिर पैदा होते रहेंगे लोग और फिर लड़ते रहेंगे तुमसे। जैसे उमर मुख्तार फिल्म में एक डायलॉग था कि हम लड़ेंगे तुम्हारी आखिरी सांस तक, तो लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, तुम्हारी आखिरी सांसों तक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसी न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। مسكينة هالبسة ما بتعرف ايش اللي صار في هالمكان. والله عارف دي كان عطشانة. والله البسة يا رب، حتى الحيوان والله البسة أكيد عطشانة. Mr. Speaker, the killings on October the 7th were appalling and they have to be totally condemned, as everyone has done today. The loss, however, of 5,000 Palestinian lives in Gaza is continuing and getting worse. The question is, why did the Prime Minister instruct Britain's representative of the UN not to support the call for a very minimal thing, which is a humanitarian pause to allow aid to go in and a ceasefire to take place to start to bring about a process of peace? Ultimately, that's the only way forward. Ultimately, the only way forward is the end to the occupation. Ultimately, the only way forward is recognition of the rights of the people of Palestine. From Sky News, can I just ask you, what is the first thing that has to happen in order to achieve peace in your view? Well, right now we need a ceasefire. Beyond that, though? We need to restart the peace process. Is that possible? It has to be possible. If we are not willing to overcome all the difficulties, all the challenges, all the history that is involved in this issue, then we will never have a real peace and security in the region. So we must restart the peace process. Do you think the Arabs have shown clearly, have shown that they are serious, have shown that they are willing to engage? We are ready. We hope that we can do it soon. Do you believe the Israelis are serious?